अगर ये दुनिया जालसाजियों से भरा हुआ कोर्ट है और हम अंदर फंस ही चुके हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा कि हम बिना लड़े बाहर आने की कोशिश करें। हम शायद नोटिस ना कर पाए, मगर सच तो ये है कि हमें पावर के लिए रोज ही स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर, काम पर या कम्युनिटी में, लगभग हर जगह हमें खुद के लिए लड़ना पड़ता है। हम चाहे या ना चाहे, मगर इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए हमें खुद को किसी हाल में पावरलेस नहीं बनने देना है, क्योंकि ऐसा करना खुद के पैरों पर चोट मारने जैसा होगा। सच बात तो यह है कि जितनी ज्यादा पावर हमें हासिल होगी, हम उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर, हस्बैंड, वाइफ और इंसान बन पाएंगे। मगर दूसरों को या चीजों को अपने पावर में करने से पहले जरूरी यह है कि हमारा कंट्रोल खुद पर और इमोशन पर हो। जब हमारे साथ कुछ होता है तो उस बात के ऊपर एकाएक इमोशनली रिएक्ट करने की आदत को कैसे कंट्रोल करें, बस यही हमें सीखना है। क्योंकि हर बात पर तुरंत रिएक्ट करने से रीजनिंग पावर कम होने लगती है। इससे आप किसी बात को क्लियरली सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर गलत डिसीजन ले सकते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर बात जब प्यार और गुस्से की हो। इन फीलिंग्स को आप बिल्कुल ही फील ना कर पाएं, यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि यह पॉसिबल है कि आपके दुश्मन इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप ये फाउंडेशन समझ गए हैं, तो इसके फर्स्ट लॉ के बारे में सीखते हैं। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। आइए इस पहले लॉ को एक सच्ची कहानी के साथ समझते हैं। हान इंडस्ट्री खत्म होने के 700 सालों बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राजगद्दी के लिए छीना छपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मारकाट से रंगी हुई थी। ऐसे ही एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रांग आदमी को चुनकर उसे राजा बना दिया। इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया। मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जर्नल्स उसके खिलाफ साजिश रचकर उसको और उसके बेटों को मार देंगे। ये पैटर्न यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा, उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। चाइना का राजा बनने का मतलब है एक अकेला राजा जिसके हाथ में कोई असली पावर नहीं है। मगर जब जनरल चाओ कुआंगीन को पावर मिली, तब यह सारा गेम ही चेंज हो गया। उसे अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों बाद उसका भी खून हो सकता है। उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद उसने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब राजा ने जर्नल्स को छोड़कर बाकी लोगों और गाइड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जर्नल्स रह गए थे। उन्होंने सोचा कि राजा उन्हें मरवाने का हुक्म देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। राजा ने उनसे कहा, रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर, दोनों जगह पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। राजा की बात सुनकर जनरल डर गए। उन्होंने राजा के खिलाफ कोई साजिश न रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर राजा समझदार था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। राजा ने उनसे वादा किया कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे जिंदगी के दिन गुजारे जाए। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है, तो मैं वादा करता हूं कि आप सबको फाइन स्टेट और दौलत से मालामाल कर दूंगा। जर्नल्स हैरान थे कि राजा उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह हर एक जर्नल ने उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी और राजा से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबल और मास्टर बन गए थे, जो राजा ने उन्हें बख्शा था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सूंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सूंग पहला राजा था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सूंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए, यह सोचकर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा ना लगे,
इसीलिए वे अपनी क्वालिटी छुपाकर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वह आपसे जलते हो। जब कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आपके दुश्मन हैं, जो किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस आपको ये खान खोदनी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अपने इरादे छुपा कर रखें। 17वीं सदी में फ्रांस की एक बहुत मशहूर डांसर हुआ करती थी, जिसका नाम निनॉन था। वो इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, थिंकर, राइटर उसके प्यार में पागल थे। प्यार के मामले में वो औरत काफी एक्सपीरियंस थी। वो ये बात जानती थी कि सिडेक्टिविटी एक गेम है, एक आर्ट है, जिसमें प्रैक्टिस से परफेक्ट बना जा सकता है। धीरे धीरे वह मशहूर होती चली गई। फ्रांस के अमीर घरों के नौजवान युवक उसके पास आते थे। वो उन्हें प्यार करना सिखाती थी। उन्हीं में से म्यूजर्स्ट डी स्विनो भी एक था। म्यूजर्स्ट 22 साल का था। वो बहुत अमीर और हैंडसम था, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी था। तब तक डांसर 62 साल की हो चुकी थी, फिर भी काफी फेमस थी। उसने म्यूजर्स्ट की स्टोरी सुनी। उसे एक जवान और सुंदर अकाउंटेंट से प्यार हो गया था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें, और इस चक्कर में उससे बहुत गलतियां भी हुईं। सबसे पहले तो निनॉन ने म्यूजर्स्ट को समझाया कि प्यार किसी जंग से कम नहीं है। उसने समझाया कि म्यूर्स को अपना हर एक स्टेप प्लान करना होगा और फिर ध्यान से उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। निनॉन ने म्यूजर्स्ट को कहा कि वो अब प्यार की जंग के लिए तैयार हो जाए। उसे अपनी क्रश से दूरी बनानी होगी और उसको इग्नोर करना पड़ेगा। म्यूजर्स्ट उस युवती से दोबारा मिला तो एक दोस्त की तरह मिला। उसकी इस हरकत से युवती को लगा कि वो सिर्फ दोस्ती करना चाहता है। वो इस बात से थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। अब अगला स्टेप था युवती को जलाना। म्यूजर्स्ट दूसरी जवान युवतियों के साथ पूरे पेरिस में घूमने लगा। इससे युवती खूब जली और उसे यकीन हो गया कि सारी युवतियां म्यूजर्स्ट को पाना चाहती हैं। निनॉन ने एक्सप्लेन किया कि औरत ऐसे मर्द को चाहती है जिसके पीछे पहले से ही बहुत सी औरतें हों। ऐसे आदमी का प्यार जीतने में उसे ज्यादा खुशी मिलती है। युवती को कंफ्यूज करने और जेलस फील कराने के बाद उसे सेड्यूस करने का यही सही टाइम होगा। म्यूजर्स्ट को अब अपना रूटीन चेंज करना था। उसका अगला कदम बिल्कुल अनस्पेक्टेबल होना चाहिए। उसे इन इवेंट्स को अवॉइड करना था जहां उस युवती के आने के चांसेस थे, और उन सलून्स में जाना था जहां युवती अक्सर आती थी। 2 हफ्तों बाद ही म्यूजर्स्ट इन सारे स्टेप्स में माहिर हो गया। निनॉन उसकी प्रोग्रेस नोट करती थी। उसके जासूस उसे सारी खबर पहुंचाते थे। वो खूब हंसती थी जब म्यूजर्स्ट आकर उसे सारी कहानियां सुनाता था। निनॉन ने सुना कि वो खूबसूरत युवती अब म्यूजर्स्ट के लिए बेकरार रहती है। वो उसके बारे में पूछताछ करती रहती है। सोशल अफेयर्स में वह म्यूजर्स्ट को देखती रहती थी। निनॉन को यकीन हो गया था कि अब युवती को भी म्यूजर्स्ट से प्यार हो गया था। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी, मगर तभी एक गड़बड़ हो गई। म्यूजर्स्ट युवती से उसके घर मिलने गया था, मगर वहां उससे मिलते ही वो डेस्परेट हो गया। वो निनॉन की एडवाइस भूल गया और उसका उल्टा कर दिया। उसने युवती का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी इस हरकत से युवती शॉक्ड रह गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। जैसे रात ढलती गई, वो खूबसूरत युवती म्यूजर्स्ट को अवॉइड कर रही थी। उसने उसे गुड नाइट भी नहीं कहा और बाहर तक सी ऑफ करने भी नहीं आई। जब म्यूजर्स्ट दोबारा उसके घर गया तो उसे बताया गया कि युवती कहीं बाहर गई है, मगर म्यूजर्स्ट उसके घर कई बार गया। फिर एक दिन युवती ने उसे अंदर बुला लिया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। जो युवती उसे चाहने लगी थी, वो अब म्यूजर्स्ट को देखकर अनकंफर्टेबल और अवॉइड फील कर रही थी, और इस तरह एक लव स्टोरी का एंड हो गया। ज्यादातर लोग हर वक्त वही बोलते हैं जो वो फील करते हैं। वे सबके सामने अपना ओपिनियन रख देते हैं। ऐसे लोग अपना इंटेंशन और प्लान तुरंत सबको बता देते हैं। हालांकि हम इंसानों के लिए ऐसा करना बड़ा ही नेचुरल है और आसान है, मगर लोगों से अपनी बातें छुपाकर रखना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि ऑनेस्टी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। इससे आप सबका दिल जीत लेंगे, मगर कभी कभी ये सच नहीं होता। ऑनेस्टी असल में एक बलंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है
जो बचाने से ज्यादा काटने का काम करता है। जब आप जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। ना तो लोग आपसे डरेंगे, ना ही रिस्पेक्ट करेंगे। पावरफुल बनने के लिए यही सही होगा कि ऑनेस्टी को साइड में रखा जाए। अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाना सीखिए। ये आपके बहुत काम आएगा। लोग उसी पर यकीन करते हैं जो वो देखते सुनते हैं। धोखा देना ज्यादा आसान होता है। ऐसा शो करिए जैसे आप कुछ और चाहते हैं। इसे आप पूरे फ्री होकर अपने रियल गोल पर ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना निकले। नेवर आउटशाइन द मास्टर। गैलीलियो एक इटालियन साइंटिस्ट था। सन 60 के शुरुआती दिनों में वो बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, क्योंकि उसे अपने रिसर्च की फंडिंग के लिए रूलर्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। गैलीलियो ने जितनी भी रिसर्च और इन्वेंशन किए, वे सब उसके रूलर्स को डेडिकेट थे। तब रिनेसेंस के टाइम में हर साइंटिस्ट को यही करना पड़ता था। जब उसने मिलिट्री कंपास का इन्वेंशन किया तो उसे वो ड्यूक ऑफ गुंगाजा के सामने पेश करना पड़ा। उसने इस कंपास को यूज करने के बारे में एक किताब भी लिखी थी। ये किताब गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को दी थी। ड्यूक और मेडिसी दोनों बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने गैलीलियो को और स्टूडेंट दिए। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रेट डिस्कवरी की, फिर भी उनके रूलर्स हमेशा उन्हें बस गिफ्ट देकर पे करते थे, कभी कैश नहीं देते थे। इससे गैलीलियो हर चीज के लिए अपने रूलर्स पर डिपेंड रहते थे। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्हें अपने रूलर्स का फेवर लेना पड़ता था। 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी की। इस बार उसने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने अपनी डिस्कवरी को अपने पैट्रॉन के हिसाब से बांट दी, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप, किसी के लिए कोई किताब, वगैरह वगैरह। इस बार गैलीलियो ने मेडिसीज पर फोकस किया। उसने जुपिटर के मून की डिस्कवरी उनके नाम कर दी। यह बहुत बढ़िया टेक्टिक थी, क्योंकि जुपिटर हमेशा से ही मेडिसी फैमिली का सिंबल रहा था। क्योंकि मेडिसी फैमिली के फाउंडर कॉसिमो वन जुपिटर को बहुत पावरफुल गॉड मानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में जुपिटर को ज्यूस कहा जाता है। कोसिमो वन ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी के पावर का सिंबल मान लिया था। उसने 1544 में मेडिसी की फाउंडेशन की थी। गैलीलियो ने अनाउंस किया कि उसने जुपिटर के मून की खोज कोसिमो II के कोरोनेशन डे पर की थी। उसने सारी इटली और कोर्ट के आगे मेडिसी को ये ऑनर दिया। जुपिटर के 4 मून है। गैलीलियो ने दावा किया कि ये चारों मून कोसिमो II और उसके 3 भाइयों का सिंबल है। चारों मून्स जुपिटर के चारों तरफ उसी तरह घूमते हैं जैसे मेडिसी के फाउंडर कोसिमो वन के चारों बेटे। ये सब करके गैलीलियो ने पूरी इटली को ये दिखाने की कोशिश की कि मेडिसी इंडस्ट्री को हेवन की ब्लेसिंग मिली हुई है। गैलीलियो ने एक असेंबल भी बनाया जिसमें आसमान में 4 स्टार्स के बीच ये गॉड जुपिटर को दिखाया गया था। उसने इस सिंबल को कॉस्मो II के नाम सिंबल बनाकर पेश किया। गैलीलियो ने जो एफर्ट किया उसके काम आया। उसी साल कॉसिमो II ने उसे राज्य का ऑफिशियल मैथमेटिशियन और फिलॉसफर बना दिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर। उतना ही बोले जितनी जरूरत हो। बहुत पहले फ्रेंच कोर्ट में यह रिवाज था कि स्टेट इश्यूज पहले पूरा डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबल्स और मिनिस्टर के बीच कई कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते थे। दोनों लुईस 14 के आगे बारी बारी से अपने व्यूज एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना होता था कि स्टेट इश्यूज के लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ड रहेगा। एक केस में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए। उन्होंने इश्यूज रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्टिस्ट भी बताए। लुईस 14 बस सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता, मैं देखता हूं, और बस यही बोलकर वह कोर्ट से चला जाता। लुईस 14 इस सब्जेक्ट पर कभी भी फिर बात नहीं करता था। उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया था, क्योंकि तब तक लुईस स्टेट सॉल्यूशन पर काम करवा चुका होता था। उसकी चुप्पी से किसी को भी यह पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। उसकी चुप्पी की वजह से ही उसके दरबारी लोग बातें करते रहते थे और वो सबकी दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता था। लुईस 14 उन लोगों से मिली इंफॉर्मेशन को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल करता था।
जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन गया था और लोग उससे डरते थे। वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था क्योंकि उसे सबकी कमजोरी मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुइस 14 का सबसे बड़ा हथियार था। अपनी बातों को लिमिट में रखने से न सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इससे आप कई गलतियों से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत बात या बेवकूफी की बात भी बोल देते हैं और इससे आप मुसीबत में आ जाते हैं। साल 1825 में रशिया में एक विद्रोह हुआ था। निकोलस तब नया राजा बना था, मगर विद्रोही चेंज चाहते थे। वे चाहते थे कि रशिया एक मॉडर्न कंट्री बने, यहां की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पर निकोलस वन ने आखिरकार इस विद्रोह को कुचल दिया था। उसने हुक्म दिया कि विद्रोहियों के लीडर दंत्री लेविस को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेविस के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफार्म पर था। उसके पांव के पास दरवाजे खुल गए थे कि तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस जमाने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन लेविस खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहां तक कि उनसे एक ढंग की रस्सी भी नहीं बनाई जाती। राजा का मैसेंजर तुरंत गया और राजा को पूरी बात बताई। निकोलस बड़ा डिसपॉइंट हुआ कि लेविस की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे लेविस के माफीनामे पर साइन करने पड़े, मगर साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या लेविस ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने जवाब दिया, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक रस्सी तक बनानी नहीं आती। निकोलस ने उसी वक्त माफीनामा फाड़ कर फेंक दिया। उसने हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं, और अगले दिन ही लेविस को फिर से फांसी के तख्ते तक लाया गया और बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी। हम एक बार जब कुछ बोल देते हैं तो अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो जो बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है कि आपकी किसी बात का बाकी लोगों पर बुरा असर पड़े या फिर आप खुद ही मुसीबत में फंस जाएं। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं समरी के कंक्लूजन तक। ये बस कुछ एडवाइजेज है जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। इस ऑडियो में हमने 3 लॉज के बारे में सीखा। ऑडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इस बुक को पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के बुलेट पॉइंट रिवाइज करते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे मत बढ़िए, क्योंकि इस बात को समझ सकते हैं कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनका एहसान हमेशा आपके साथ रहता है। अपने दुश्मनों को यूज कीजिए, लोगों की गलतियों को माफ कर उन्हें एक और मौका दें। अपने ट्रू इमोशन को छुपाकर रखने से आप हम्बल और अनप्रेडिक्टेबल बने रहेंगे। कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस किताब को पढ़कर जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन बन जाए, मगर कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। हम सफल जीवन के लिए प्रतिदिन एक ऑडियो अपलोड करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर दिन सफलता के मंत्र सीख सकते हैं। धन्यवाद।